तो लेट्स स्टार्ट नाउ। हम आ चुके हैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। आज हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री का 5 चैप्टर, जो कि आपकी सेकंड बुक का है, मेडावल हिस्ट्री का है। उसमें पढ़ रहे हैं चैप्टर का नाम आपका जो 5 चैप्टर है, यात्रियों के नजरिए। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यात्रियों के नजरिए। मैंने आपको पहले ही बोला था भाई, अगर आप एक बार चैप्टर को क्लियर देख लो ना, तो आपको एक बार चैप्टर का नाम देखो, आपको 70% चैप्टर तो ऐसे समझ में आ जाएगा। चैप्टर का नाम ही लिखा हो यात्रियों के नजरिए, इसका मतलब किसी यात्री की बात करी जा रही है, कोई यात्री आया हुआ है यहाँ पर, बिल्कुल आया हुआ है। यहाँ पर हमारे भारत में वैसे तो बहुत सारी यात्री आई हैं जिनकी हमने बात करी है, लेकिन यहाँ पर हम जैसे 3 यात्रियों की सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे। अच्छा, इन 3 यात्रियों ने जो कुछ भी देखा उन्होंने अपनी एक बुक्स में लिख दिया। वो बुक्स इनकी आज हमारे लिए बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें लेकर आई है हमारे सामने। आज वही हम क्लियर करेंगे कि वो क्या था। अच्छा, पहली बात है, यात्री जो आए थे इनको साइड में रखते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि यात्री आए ही क्यों थे, वजह देखते हैं। वजह देखो भाई, ये जितने भी यात्री होते थे ये हमारे देश में नए अवसरों की खोज में, ठीक है, या कोई संस्कृति जानने की खोज में, या नए देशों की जानने की उत्सुकता की खोज में ये लोग यहाँ पर आते थे, भारत में आते थे, ये बड़े बड़े देशों में घूमते फिरते थे। तो हमारे देश में भी ऐसे बहुत सारी यात्रियाँ हैं जिनकी बात हम आज इस वीडियो में करने जा रहे हैं। हमारे देश में बेसिकली 3 यात्री हैं जिसकी बात मैं आपके सामने भी करता हूँ। देखो, पहला जो यात्री आया है वो है अल बरूनी। पहला यात्री है अल बरूनी, ये वो व्यक्ति जिसकी बात हम कर रहे हैं, अल बरूनी की बात कर रहे हैं। अच्छा, मैंने आपको बता दिया ये यात्री क्यों आते थे, नए अवसरों की खोज में। राजा के कहीं होता था, राजा भी कई बार क्या करता था, संरक्षण दे देता था। तो ये क्या करते थे, राजा के संरक्षण के लिए आते थे। संरक्षण का मतलब उनके महल में रहने के लिए, काम करने के लिए, नए अवसरों की खोज में, नए काम धंधों की खोज में, या इनको यात्राएं करना पसंद था, और नए देशों की संस्कृति को जानने की उत्सुकता में ये लोग दूसरे देशों की यात्राएं करते थे, ठीक है। और जो भी इन्होंने यात्रा की है उन्होंने एक बुक लिखी है जिसकी बात आज हम इसमें चैप्टर में करने ही जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो हमारा यात्री है अल बरूनी से स्टार्ट करेंगे। वैसे 3 है, तीनों से करेंगे। पहले अल बरूनी मेन उससे स्टार्ट करते हैं। चलो अल बरूनी से। हाँ, तो अल बरूनी की बात कर रही है। तो देखो, अल बरूनी का जो जन्म हुआ था वो 973 में हुआ था। 973 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, उज्बेकिस्तान एक जगह है, उज्बेकिस्तान में, ठीक है। उज्बेकिस्तान में भी एक जगह, इसका नाम है आपका ख्वारिज़म। इस जगह उसका जन्म हुआ था। इस जगह अल बरूनी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था, ठीक है। अल बरूनी का जन्म 973 में हुआ था। उज्बेकिस्तान एक देश है, उस देश का एक राज्य है जिसको बोलते हैं ख्वारिज़म, वहाँ पर इसका जन्म हुआ था। अच्छा, ख्वारिज़म उस समय के शिक्षा के केंद्रों के लिए महत्वपूर्ण था। यहाँ पर शिक्षा बड़ी अच्छी मिलती थी, शिक्षा केंद्र के लिए महत्वपूर्ण था उस समय, ठीक है। ये उस समय महत्वपूर्ण था। अच्छा, अल बरूनी को 4 भाषाएं आती थी, मेन बेसिकली इसको 4 भाषा आती थी, जिनकी बातें करता था। 4 भाषाएं, एक इसकी तो आती थी सीरियाई, बचपन से इसने सारी भाषा सीखी हैं, सीरियाई। दूसरी इसको हिब्रू आती थी। तीसरी इसको आपकी फ़ारसी भाषा आती थी। चौथी जो इसकी भाषा आती थी वो थी हिब्रू कह रहा है, संस्कृत हमारे देश की भाषा है जो इसने यहाँ पर भारत में आकर सीखी थी। बताऊँ मैं आपको कैसे सीखी थी। ये 4 भाषा उसको आती थी। इसको एक भाषा नहीं आती थी, ये चारों भाषाएं तो आती थी, एक भाषा नहीं आती थी, वो थी यूनानी। ये तुम्हें क्वेश्चन आएगा, सीबीएसई तुम्हें पूछेगा, बताओ अल बरूनी को एक भाषा जो नहीं आती थी उसका नाम बताओ, तो उसको यूनानी भाषा नहीं आती थी। हाँ, यूनानी के दार्शनिकों के बारे में उसने बहुत पढ़ा था, तो उन दार्शनिकों की बुक्स जो थी ये ट्रांसलेट कर पढ़वाता था। जैसे कोई सीरियाई में ट्रांसलेट करवा ली, हिब्रू में करवा ली, फारसी में करवा ली, या संस्कृत में करवा ली। तो ये यूनानी भाषा की बुक को ऐसे इन 4 भाषाओं में ट्रांसलेट करके पढ़ाता था। जैसे वहाँ के जो जितने भी दार्शनिक थे उनकी बात करता था, ठीक है। अब मैंने बता दिया आपको। अब हुआ क्या, यहाँ पर कुछ समय बाद जब इसका जन्म होने के बाद इसको 4 भाषा आ गई, तो यहाँ पर एक राजा आया, इसका नाम था महमूद गजनी। ये एक राजा है, अफ़गानिस्तान से आया था ये राजा। अफ़गानिस्तान एक देश है जो पाकिस्तान के बिल्कुल थोड़ा ऊपर से, वहाँ का ही राजा था, वहाँ पर आया। अच्छा, इस महमूद गजनी ने पता कहाँ पर अटैक किया, उज्बेकिस्तान पर अटैक कर दिया 1017 में। 1017 में उज्बेकिस्तान पर अटैक किया। जब उज्बेकिस्तान पर अटैक किया तो इसने वहाँ के राज्य को जीत लिया। जैसे इसने वहाँ के राज्य को जीता, धन संपत्ति को जीता, ठीक है, तो वहाँ से बहुत सारे लोगों को बंदी बना कर ले आया। बंदी किनको ले आया, जैसे कोई बड़ा कवि हो गया, कोई बड़ा इतिहासकार हो गया, ठीक है, कोई नृत्यक हो गया, कोई नृत्यकी होगी, दास हो गए, दासी होंगे, उनको बंदी बनाकर ये ले आया। कहाँ पर, उज्बेकिस्तान से सीधा ले आया अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान एक जगह गजनी, इसका राज्य का नाम भी क्या है, महमूद गजनी का नाम, राज्य का नाम भी गजनी ही है। और आज भी वो गजनी राज्य यहाँ पर है, तो वहीं पर ले आया इन सबको बंदियों को कहाँ ले आया, अपने राज्य गजनी ले आया। अफ़गानिस्तान में एक जगह गजनी, वहाँ ले आया। तो जब एक गजनी आया, देखो जब एक गजनी आया तो वहाँ पर पड़ोस में तुम्हें पता पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान तो उस समय हमारे भारत का हिस्सा था ही। तो क्या हुआ, इस समय हमारे भारत में बहुत सारी आपको पता है आध्यात्मिक चीज़ें चल रही थी, है ना, और लोग
बहुत सारा पांडुलिपि लिखते थे इस समय, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें इस समय होती थी। तो जैसे अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में रहने का इसका दिल बहुत करता था और रहता भी अपनी मृत्यु तक के टाइम में अफगानिस्तान रहा है अल बरूनी। इसको इतना अच्छा अफगानिस्तान लगा, अफगानिस्तान से थोड़ा से पाकिस्तान की तरफ आया। पाकिस्तान तो तुम पता भारत में, तो भारत में एंट्री कर जाता है अफगानिस्तान से। जब अफगानिस्तान से भारत में एंट्री करता है तो यहाँ के बड़े बड़े संतों से मिलता है, ठीक है, संतों से मिलता है। वो संत जो कि मंदिरों में बैठे होते थे और जो संस्कृत भाषा की बुक्स लिखते थे, पांडुलिपि लिखते थे। तो भाई साहब जब ये भारत में आया, पाकिस्तान में आया, तो इसी पाकिस्तान में आकर इसने इन संतों के द्वारा ये संस्कृत भाषा सीखी है और संस्कृत भाषा के पांडुलिपि पढ़ी है। संस्कृत भाषा की पांडुलिपि जब पढ़ी है, जब इसको संस्कृत भाषा आ गई। अच्छा तुम एक बात देखो भाई, हमारे भारत में बहुत बड़े बड़े दार्शनिक आए हैं, बहुत बड़े बड़े मतलब यात्री बाहर से आए, उनको बहुत सारी लैंग्वेज आती थी, बहुत सारी भाषा उनको वो पढ़ना जानते थे, लिखना जानते थे, हमारी भाषा तक उनको आती थी। संस्कृत भाषा जो हमें खुद नहीं आती है लेकिन वो बाहर के लोगों को आती है। बाहर के लोग हमारी भाषा को सीख पा रहे हैं, लेकिन एक जो हम हैं, जो नल्ले हैं, जो एक पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक इंग्लिश भाषा को नहीं सीख पाते यार, और फिर भी सीखते ही रहते हैं, कहते हैं हम सीख रहे हैं सीख रहे हैं सीख रहे हैं, बड़े बड़े संस्थानों में चले जाते हैं, लेकिन तब भी इंग्लिश भाषा नहीं सीख पाते। ये बेचारे 1-1.5 साल में सीख जाते थे, पता नहीं कैसे क्या होता था, है ना। और हमारे यहाँ के नल्ले ऐसे कि 12-12 साल लगा देते हैं, फिर भी इंग्लिश भाषा नहीं सीख पाते बाहर की। और ये हमारी सारी भाषा, संस्कृत इनको आती थी, प्राकृत भाषा, लिपि, ब्राह्मी, ख्रोष्ट लिपि इनको आती थी, सब इनको आती थी यार, बताओ, लेकिन हम एक इंग्लिश नहीं सीख पाते। देखो ऐसी माया है हमारे देश, है कि नहीं। चलो इसको छोड़ो, फॉरगेट दिस टॉपिक। अभी इसमें पांडुलिपि भी हो, तो पांडुलिपि इसने पढ़ी संस्कृत भाषा, क्योंकि इसको संस्कृत भाषा आ गई थी, तो पांडुलिपि इसने बहुत सारी पढ़ी। अब जब इसने यहाँ पर पांडुलिपि पढ़ी तो ये और थोड़ा सा अंदर की तरफ आया, भारत के अंदर थोड़ा सा और अंदर की तरफ आया। तो जब अंदर की तरफ और भारत के अंदर आया तो इसने जो कुछ भी भारत में देखा, जो कुछ भी इसने भारत में देखा, उसने हर एक दिन एक डायरी लिखता गया। जो भी उसने जो भी देखता था, हर दिन एक पन्ना लिखता कि आज मैंने ये देखा, आज मैंने ये देखा, आज मैंने देखा। वही पन्ना बाद में जाकर इसकी बुक बन गया। इसकी बुक का नाम था, अल बरूनी की बुक का नाम क्या था भाई? अल बरूनी की बुक का नाम था किताब उल हिंद, ये उसकी बुक का नाम था। 80 चैप्टर्स में बुक लिखी हुई थी, 80 चैप्टर्स में, 80 चैप्टर्स में बुक लिखी हुई थी। और कैसी भाषा में लिखी हुई थी? ये बुक लिखी हुई थी अरबी भाषा में, अरबी भाषा में बुक लिखी थी इसने 80 चैप्टर्स में। अब तुम ये सोचो स्टूडेंट्स कि 80 चैप्टर्स में लिखा क्या था। इसने 80 चैप्टर्स के अंदर भारत में जो कुछ देखा, भारत की भाषा, भारत की संस्कृति, यहाँ का खान पान, यहाँ की लोक नृत्य, यहाँ की भाषा, यहाँ के माप तोल विधि, यहाँ का भूगोल शास्त्र, जो कुछ भी उसने सब देखा वो सब उसने एक अपनी बुक में लिखा, जो बाद में क्या बन गई? किताब उल हिंद बन गई। और 80 चैप्टर्स में बुक डिवाइड है आज हमारे सामने। इसी से हम बहुत कुछ अपना इतिहास की गणना करने में बहुत सहायता मिलती है। 80 चैप्टर्स में बुक है, ठीक है। ये अल बरूनी की बुक है। क्लियर हुआ आपको अल बरूनी की? मेरे को पूरा आशा है कि आपको ये पूरा अल बरूनी का क्लियर हुआ होगा। हम इसका थोड़ा आगे चलते हैं, अल बरूनी के बारे में थोड़ा सा आगे चलते हैं। अच्छा, किताब उल हिंद जिसकी मैंने बात कर ली 80 चैप्टर्स में थी। अच्छा, इसमें लिखा क्या हुआ था? मैंने बताया 80 चैप्टर्स में जो इसने भारत के बारे में संस्कृति देखी सब लिखा हुआ था, लेकिन इसमें कुछ और भी था। इसमें क्या था? किताब उल हिंद में अल बरूनी सबसे पहले पता क्या करता? एक प्रश्न पूछता, पहले एक प्रश्न पूछता, वो प्रश्न पूछता, एक प्रश्न पूछता, ठीक है, एक, फिर उसको भारत की संस्कृति से आंसर करता, भारत की संस्कृति को ध्यान में रखकर उत्तर देता। बाद में तीसरे नंबर पर वो दूसरी संस्कृतियों से तुलना करता, दूसरी संस्कृति, जिस भी संस्कृति को जानता था ना, संस्कृतियों से तुलना करता, डिफरेंस करता। ये 3 काम करता था किताब उल हिंद में। इसी तरीके से उसने 80 चैप्टर से लिखे। पहले क्या करता? एक प्रश्न पूछता, प्रश्न का आंसर करता वो भारत की संस्कृति के रूप में। तीसरे स्तर पर वो फिर दूसरी संस्कृतियों से तुलना करता। तो ये ऐसे काम करता था। किताब उल हिंद ऐसे लिखी थी इसने, ठीक है। ये था इसका। अगर तुमसे क्वेश्चन है बताओ किताब उल हिंद क्या थी, क्या था इसके अंदर, तो तुम पहले बताओगे किताब उल हिंद एक अरबी भाषा में लिखी एक बुक थी जो अल बरूनी ने लिखी हुई थी, और ये अरबी भाषा में लिखी हुई थी। इसमें 80 चैप्टर्स थे, इसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ जो मैंने तुम्हें बता दिया। माप विधि, रहन सहन, खान पीन, बोल चाल, रहन सहन, कपड़े, यहाँ की सब नृत्य सब बता दिया, ठीक है। उसके बाद तुम बताओगे एंड में कि अल बरूनी की खासियत थी, पहले वो प्रश्न पूछता, फिर भारत की संस्कृति को रखकर, ध्यान में रखकर वो आंसर करता, और तीसरी बात तो दूसरी संस्कृतियों से तुलना भी करता, जिन संस्कृतियों को वो जानता था, ठीक है। अल बरूनी जो किताब उल हिंद के बाद क्या देखा, उसके यहाँ पर 3 समस्याएं या 3 अवरोध कह सकते हैं। अल बरूनी के 3 अवरोध, अल बरूनी
के 3 अवरोध वो क्या थे? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, किसके 3 अवरोध क्या थे? तुम्हें 2-3 क्वेश्चन में आ जाए, 2-3 नंबर के क्वेश्चन में आ गया, बताओ अल ब्रूनी के 3 अवरोध क्या थे? पहला उसका जो अवरोध था यहाँ की भाषा, और भाषा उसका पहला अवरोध, मतलब पहली समस्या भाषा थी उसकी। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो संस्कृत भाषा काफ़ी जटिल भाषा थी और भाषाओं के मुकाबले उसको संस्कृत भाषा सीखने में ज़्यादा समय लगा था अन्य भाषा सीखने के मुकाबले। इसलिए वो कहता है कि यहाँ की जो भाषा है, संस्कृत भाषा, वो बड़ी जटिल है, क्योंकि उसकी जो भाषा शैली है वो काफ़ी जटिल तरीके से लिखी गई है और पांडुलिपि पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है उन संस्कृत भाषाओं में, क्योंकि बहुत पुरानी पांडुलिपि है जो हाथ से लिखी गई है ना, इस वजह से। दूसरी बात वो क्या कहता है? दूसरी बात बोलते हैं यहाँ के त्यौहार और धर्म, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और तीसरा वो कहता है अभिमान। त्योहार, वो यहाँ उसको दूसरी समस्या ये आती है अल ब्रूनी को कि भाई यहाँ पर त्योहारों की भरमार है, त्योहार ही त्योहार है, आए दिन कोई ना, आज दिवाली है, कल होली है, कल कुछ है, परसों कुछ है, इतनी सारी त्योहार चलते रहते थे। और वो त्योहारों को देखकर कंफ्यूज हो गया कि भाई इतने त्योहार मनाए जाते हैं इस भारत देश में, वो मनाए जाते थे ना भाई, उसको कंफ्यूज हो। उसको दूसरी समस्या आई यहाँ के त्योहारों की। और यहाँ पर एक और समस्या उसको धर्म की आई। उसने क्या बोला कि देखो भाई, भारत में ब्राह्मणवाद व्यवस्था को माना जाता है, वो ऐसी व्यवस्था जिसके अंदर ये लोग क्या कहते हैं कि 3 कास्ट जो ऊपर की हैं वो तो काफ़ी अच्छी हैं, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये तो बड़ी अच्छी कास्ट है, लेकिन जो चौथी कास्ट है शूद्र, उसको ये अशुद्ध मानते हैं। जबकि अशुद्ध कास्ट कोई होते ही नहीं है, भगवान ने सबको सेम बनाकर भेजा। मैं नहीं मानता कि कोई अशुद्ध कास्ट भी होती है जैसा कि भारत में माना जाता है, और मैं इस अपवित्रता की कास्ट का खंडन करता हूँ, मैं इसका विरोध करता हूँ। ये अल ब्रूनी ने अपने शब्दों में खुद कहा था कि मैं नहीं मानता कि ऐसी भी कोई कास्ट होनी होगी या होनी चाहिए फ्यूचर में। वो आगे कहते हुए अपनी बात बढ़ाता है कि फारस की बात करता है कि फारस में भी ऐसी कास्टें बटी हुई हैं, पर ऐसा भेदभाव नहीं है किसी कास्ट के साथ जैसा भारत में मुझे देखने को मिला। इसलिए वो कहता है भारत देश के बारे में कि यहाँ की जो जाति व्यवस्था वो काफ़ी ख़राब है, जिसकी मैं आलोचना या निंदा करता हूँ। ये बात बोली। क्वेश्चन आएगा, बताओ अल ब्रूनी ने भारत की जाति व्यवस्था के बारे में क्या वर्णन किया है? तो तुम यही बताओगे कि अल ब्रूनी ने जाति व्यवस्था का विरोध किया है। वो कहता है कि ऐसी कोई व्यवस्था जैसी होती ही नहीं है, शूद्र कास्ट जो अपवित्र है वो अपवित्र जैसी कोई कास्ट भगवान ने बनाई ही नहीं, सबको सेम बनाकर भेजा है। फारस में भी बहुत सारे ऐसे वर्ग बने हुए हैं, पर फारस में ऐसे भेदभाव किसी के साथ नहीं होता जैसा भारत में कठोर भेदभाव होता है। ये बात करिए, ठीक है, याद रखना मेरी बात। नेक्स्ट है अभिमान। उसका स्वाभिमान भी आ रहा था बीच में, ठीक है, खुद का स्वाभिमान भी आ रहा था, ईगो हर्ट कर रहा था उसका खुद का भी, ठीक है। ये 3 तरीके की उसकी समस्याएं थी। तुम्हें आएगा 4-5 नंबर में, बताओ अल ब्रूनी के 3 अवरोध क्या थे या समस्याएं, इसको समस्याएं कर लो। तो ये समस्याएं थी अल ब्रूनी की, ये 3 तरीके की समस्याएं थी। क्लियर हुआ? मुझे आशा है कि आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अब आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट यात्री है उसका नाम है इब्न बतूता। क्या नाम है? इब्न बतूता। ये है नेक्स्ट यात्री, ठीक है। अच्छा, इब्न बतूता का जन्म कहाँ हुआ था? मोरक्को में हुआ था। मोरक्को कहाँ पर? अफ्रीका में हुआ था। मोरक्को राज्य एक अफ्रीका का, वहाँ पर इसका जन्म हुआ था। अच्छा, जिस फैमिली में इसका जन्म हुआ था ना, वो फैमिली जो परिवार था इसका, जिस फैमिली इसका जन्म हुआ था, वो रूढ़ी मतलब शरिया कानून पर चलती थी, शरिया कानून की महारथी थी, उनको शरिया कानून आता था। शरिया कानून, वो शरिया कानून को मानते थे। शरिया कानून क्या होता है? मुस्लिमों का कि ऐसा कानून जिसमें कि वो रूढ़िवादी बातें मानते हैं कि पुरुष और महिला साथ नहीं पढ़ सकती, पुरुष और महिलाओं के बीच में पर्दा लगा होगा, पुरुष महिला को नहीं देख सकता, महिला पुरुष को नहीं देख सकता, महिलाएं स्कर्ट्स या फिर सूट वूट नहीं पहन सकती, सिर्फ बुर्खा ही पहनेगी, ठीक है। ये सारी रूढ़िवादी परंपराएं हैं कि महिलाओं को पढ़ाने नहीं दिया जाएगा। ये है शरिया कानून, ठीक है, जो आज तालिबान में भी लगा हुआ है, अफगानिस्तान में, वो बड़ा कानून है, ठीक है। तो ये इनकी फैमिली शरिया कानून की बड़ी महारथी थी, इनको शरिया कानून बड़ा आता था, ठीक है। ऐसी फैमिली में जन्म लिया। अच्छा, जब इन्होंने जन्म लिया मोरक्को में, तो भाई इनको भी शरिया कानून आएगा ही, ऑब्वियस सी बात है। तो इनको शरिया कानून आता था, ठीक है। और ये लोग, ये जो थे बचपन में जब इनको पढ़ा, स्कूल भेजा गया, तो ये स्कूल में लिखकर या फिर पढ़कर जानकारी इकट्ठा करना इनको अच्छा नहीं लगता था। ये चाहते थे कि मैं डायरेक्ट उस जगह पर जाऊँ, और इनको घूमना ज़्यादा पसंद था। डायरेक्ट जगह पर जाकर तो क्या होता है, ये 4 देशों की इसने यात्रा करी थी, सीरिया, यमन, ओमान, फारस और अफ्रीका देश की भी इसने यात्रा करी थी, ठीक है।
5-6 देशों की इसने यात्रा करी थी, रशिया की भी, कहीं कहीं कहा जाता है कि इन्होंने रशिया की यात्रा भी करी थी। तो इतने सारे देशों की यात्रा कर आया हुआ था ये भाई साहब। इसके बाद बहुत बड़ी जानकारी थी, ठीक है। और फिर क्या हुआ, जब ये यात्रा करके आया तो इसका मन हुआ कि अब मैं भारत की ओर प्रस्थान करूंगा। तो 1333 और 34 में ये मध्य एशिया के जरिए, मध्य एशिया कहाँ पर है पता है, अरब सागर के, सॉरी सऊदी अरब के जो ऊपर है, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, उस रास्ते से ये कहाँ पर आता है, भारत में एंट्री करता है, भारत में एंट्री करता है। और सबसे पहले कहाँ आता है ये, पाकिस्तान में सिंध प्रांत पहुंचता है, सिंध और मुल्तान पहुंचता है, ठीक है। भारत में 1333 में पहुंचता है। तो जब ये यहाँ पर पहुंचता है उसके बाद ये दिल्ली जाता है मुल्तान के रास्ते। जब दिल्ली पहुंचता है तो दिल्ली उस समय जो शासन कर रहा था, दिल्ली में उस समय जो शासन कर रहा था उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। ये वो आदमी था जो शासन कर रहा था उसमें दिल्ली पर। अच्छा, इस आदमी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता की बहुत सारी तारीफें सुनी। इब्न बतूता ने अपने बारे में बताया, भाई मैं ऐसा ऐसा हूँ, मेरे को शरिया कानून का बहुत बड़ा ज्ञान है, मैं 5-5 देशों की यात्रा कर आया हूँ, ठीक है, मुझे बहुत सारी नॉलेज है और नहीं हूँ। तो मोहम्मद बिन तुगलक इससे खुश होकर इसको दिल्ली का काजी नियुक्त कर देता है। काजी मतलब पता है ना, काजी नियुक्त कर देता है। काजी का मतलब जज बना देता है इसको। जज का मतलब पता ही है, जो कोर्ट में हमारे जज बैठते हैं, जिनके पास मुकदमे जाते हैं हमारे, वो बना दिया इसको। वो इसकी जानकारियों से, जब इसने बताया कि बहुत बड़ा ज्ञानी है, तो जब इसको काजी बनाया तो काजी के पद पर रहते इसके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी राजा के साथ, मोहम्मद बिन तुगलक के साथ। जब मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो राजा ने इसको उठाकर काल कोठरी में डाल दिया, मतलब जेल में डलवा दिया, जब इसको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। लेकिन बाद में जब मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होगी, गलतफहमी दूर होगी, तो 1342 में इसको रिहा करा गया। 1342 में इसको रिहा करा गया जेल से, और फिर से इसको क्या बनाया गया, काजी नियुक्त करा गया। काजी नियुक्ति के साथ साथ इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने काम दिया। इसको काम क्या दिया, इसको बोला कि जा भाई, जा बेटा और चीन की यात्रा कर, चीन की यात्रा कर, जा चीन जा, मेरा दूत बन के जा, मेरा दूत बन के चीन जा और चीन की यात्रा कर। तो ये चीन तक गया है यात्रा करने के लिए, चीन की राजधानी बीजिंग तक गया है ये यात्रा करने के लिए, ठीक है। ये था पूरा इब्न बतूता का, ये बताया पूरा का पूरा, ठीक है, यहाँ तक गया हुआ। फिर एंड में क्या करता है, 1342 में तो ये रिहा कर दिया जाता है, काजी बना दिया जाता है। उसके बाद ये दोबारा फिर ये चीन की यात्रा पे जाता है। फिर बाद में 1347 में जब इसका पूरा जी भर जाता है, देश घूम कर पूरा देश घूम लेता है, तो 1347 में ये अपने देश अफ्रीका वापिस चला जाता है, वापिस चला जाता है। तो जब ये वहां पर जाता है तो इसके पास बहुत इतनी मोटी डायरी थी। तो जब वहाँ के शासक ने पूछा अफ्रीका के, भाई तुम अपने पास इतनी मोटी डायरी क्यों रखी हो, तो इन्होंने बताया कि देखो सर, जो भी मैंने इतने देशों में देखा वो सब कुछ मैंने इस डायरी में लिखा हुआ है। तो फिर उस राजा ने, अफ्रीका के राजा ने इनकी डायरी छपवाने का आदेश दे दिया। फिर इनकी जो डायरी थी वो बाद में बुक बन गई, और उसी बुक का नाम पड़ गया रिहला। इनकी बुक का नाम था रिहला, ये नाम पड़ गया, रिहला बुक था। और ये अरबी में ही लिखी हुई थी, ये भी अरबी में लिखी हुई थी, इनकी बुक थी, ठीक है, अरबी भाषा में लिखी हुई थी। तो इतनी रिहला, ठीक है, क्लियर हुआ आपको। अब मेरे को लगता है आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम पढ़ना है इब्न बतूता की बातें, कि उसने देश के बारे में, हमारे भारत के बारे में क्या क्या बातें बताई हैं। पहली बात तो इसकी बात पढ़ेंगे, इसने यहाँ की डाक व्यवस्था के बारे में बताया, यहाँ के शहरों के बारे में बताया, और खुद ये जिद्दी और ये हट्टी यात्री था। ये 3 चीज़ें इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे। चलो, अब नेक्स्ट है कि इब्न बतूता एक जिद्दी या हट्टी यात्री कैसे था। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये एक जिद्दी और हट्टी यात्री बिल्कुल था। तुम्हें क्वेश्चन आएगा, बताओ इब्न बतूता जिद्दी यात्री या हट्टी यात्री कैसे था, ठीक है। पहली बात तो ये जिद्दी था, बिल्कुल नो डाउट ये जिद्दी था। क्योंकि जिद्दी और हट्टी, हट्टी मतलब एक जिस बात पे अड़ गया उसी पे अड़ गया, ठीक है। जिद्दी मतलब जो करना है करना ही है, ठीक है। तो ये जिद्दी और हट्टी यात्री था क्योंकि ये जब किसी दौरे पर जाता था, किसी देश के दौरे पर जाता था, तो उस समय जब ये जाता था तो ग्रुपों में चलता था। बहुत सारे ग्रुप होते थे, मतलब कारवां चलता था इसके साथ, मतलब 20-25 आदमियों का, जो उसका सामान ढो रहे होते थे, साथ साथ जो उसके चल रहे होते थे प्रोटेक्शन देने के लिए। तो कई बार ये बात कही गई है, इसकी खुद ने इसमें बुक में लिखा है कि जब मैं ऐसे ऐसे जंगलों से गुजरा हूँ जहाँ पर मुझ पर डाकू ने हमला किया, और जब डाकू मुझ पर हमला करते थे तो मेरी सारे के सारे जो 25-20 आदमी होते तो मर जाते थे, उनमें मैं अकेला बचता था, अकेला बचता था ये आदमी। इतना जिद्दी और हट्टी यात्री था, मरते मरते तक देखो घूमना नहीं छोड़ा इस भाई साहब ने, इसलिए जिद्दी और हट्टी यात्री था। क्योंकि जो इसने एक बार जाने के लिए ठान ली वही जाके ही रहता था, तो फिर तो कुछ भी हो जाए इसको जाना ही होता था, इसलिए जिद्दी और हट्टी यात्री है। क्योंकि जहाँ एक बार जिद ठान ली जाने की, वहाँ जाना ही होता था। बताया ना, कारों पर हमला हुआ है इसके, कई बार ग्रुपों पे हमला हुआ है, सारा ग्रुप मर जाता था ये, लेकिन कैसे न कैसे कर घायल अवस्था में कैसे न कैसे पहुंच ही जाता था वहाँ पर, इसलिए जिद्दी यात्री कहलाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसने यहाँ की डाक व्यवस्था के बारे में क्या बोला, डाक व्यवस्था के बारे में क्या बोला,
तुम्हें क्वेश्चन आएगा, बताओ इब्न बतूता को यहाँ पर क्या चीज़ पसंद आई, पसंद क्या चीज़ आई इब्न बतूता को, तो ये उसको यहाँ पर जो पसंद आई वो उसकी डाक व्यवस्था पसंद आई। अब भारत में दो तरीके की डाक व्यवस्था उसमें चलती थी। डाक व्यवस्था किस लिए काम आती थी? व्यापारियों के लिए, व्यापारियों के संदेश एक राज्य दूसरे राज्य में जाते थे, या फिर राजाओं के जो संदेश थे एक देश से दूसरे देश पहुंचते थे, या फिर आपके गुप्तचरों की सूचनाएं होती थी जो राजा तक पहुंचानी होती थी। जासूसी जो करते थे ना राजा के लिए, वो अपनी सूचनाएं पहुंचाते थे राजा तक, तो वो भी कैसे पहुंचती थी? इन डाक व्यवस्था के द्वारा। अब देखो डाक व्यवस्था हमारे भारत में कितनी थी। एक थी हमारे पास डाक व्यवस्था अश्वरोही, एक डाक व्यवस्था ये अश्वरोही, ठीक है, इसको कहते हैं अश्वरोही। अश्वरोही में क्या होता था? हर 4 मील पर एक घोड़ा खड़ा होता था, हर 4 मील पर एक घोड़ा खड़ा होता था। अब क्या होता था इसमें देखो भी कि हर 4 मील पर जब एक घोड़ा खड़ा होता था तो शुरुआत देखो, जहाँ से संदेश की शुरुआत हुई है वो उसने संदेश ले लिया, वो 4 मील तक भागेगा अपने घोड़े को लेकर, 4 मील तक, फिर आगे घोड़ा खड़ा उसको पास कर देगा सूचना, फिर वो ही घोड़ा फिर आगे भागेगा 4 मील तक, फिर क्या करेगा, वो संदेश को अगले 4 मील के बाद जो आदमी खड़ा उसको पास कर देगा। ऐसे पास करते 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 ये संदेश पहुंचता था सीधा दिल्ली। ये है अश्वरोही व्यवस्था कि हर 4 मील पर घोड़े खड़े होते थे, ऐसा होता था, ठीक है, ये है अश्वरोही। अच्छा, इब्न बतूता को जो सबसे ज़्यादा पसंद आई थी वो पसंद आई थी यहाँ की ये डाक व्यवस्था ही पसंद आई थी, लेकिन सबसे ज़्यादा उसको पसंद थी पैदल व्यवस्था। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, पैदल व्यवस्था जो उसको पसंद आई, तो सबसे ज़्यादा तो तेज है ना अश्वरोही और पैदल व्यवस्था में, तो सबसे ज़्यादा तेज है वो पैदल व्यवस्था है सबसे ज़्यादा। हाँ बिल्कुल पैदल व्यवस्था ही है। अब कैसे बताता हूँ तुम्हें। यहाँ पर ना क्या होता था, एक संदेश चला, मान लो ये संदेश है, यहाँ पर बंदा खड़ा है और संदेश पहुँचना है, तो क्या करता था ये, हर 3 मील पर 3 टेंट लगे होते थे, ऐसे 3 टेंट होते थे ऐसे हर 3 मील पर। तो क्या होता था, संदेश निकला लेके, अब ये क्या करता था, अपने पास एक छड़ी लेकर रखता था, एक छड़ी, उस छड़ी में घंटी बांधी होती थी और इनको पैदल भागना होता था। तो यहाँ से संदेश निकला 3 मील के बाद, वो क्या करता, फटाफट घंटी लेकर तो चल ही रहा है, तो घंटी की आवाज़ इन तीनों तक पहुँच जाती थी। तो तीनों सतर्क हो जाते थे कि बंदा आ रहा है, खड़े होना में, तो तीनों सतर्क होकर खड़े हो जाते थे। और इनके पास, तीनों के पास अपनी खुद की छड़ी होती थी। तो वो बंदा जैसे ही आता फटाफट भागता हुआ, तो किसी एक टेंट में घुसता, मान लो इसमें टेंट में घुसा है, तो टेंट में जाकर उसको दे देता वो संदेश, वो वाला टेंट का आदमी फिर स्पीड से भागता, फिर 3 मील पर वो भागता, तो हर 3 मील पर उसको टेंट मिलते, फिर वो टेंट में घुसता किसी एक टेंट में, वहां पर जाकर उसको संदेश देता, फिर वही टेंट का आदमी फटाफट तेज भागता आगे, फिर वो 3 मील पर पहुंचता, फिर 3 मील पर आगे भेजता। ऐसे होती थी। आपने डाक कावड़े के बारे में सुना होगा, वो बाहर एक दूसरे को पास करते हैं, वो ऐसे ही था, ऐसी थी, हर 3 मील पर होती थी। इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट थी, क्योंकि अगर अब तुम पूछे घोड़ों से कैसे फास्ट थी, क्योंकि घोड़ों को तो चारा भी खिलाना पड़ता है, कई बार वो विश्राम भी कर लेते हैं, ठीक है ना, लेकिन आदमी तो भाग ही रहा ना हर 3 मील पर, और हर 3 मील पर 3 टेंटों में 3 आदमी बैठे, बात है। तो इसीलिए ये स्पीड में ज़्यादा था। और यही एक बात और कही इसने, इसी बात को लेकर उसने ये बात बोली है कि मुझे डाक व्यवस्था बहुत पसंद आई भारत की, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पीड में होते थे ये लोग। इतनी स्पीड से डाक व्यवस्थाएं पहुंचती थी एक दूसरे देश से दूसरे देश कि बता नहीं सकता मैं तुम्हें। क्योंकि इब्न बतूता ने खुद बताया कि जब मैं खुद सिंध से चला था, जब मैं खुद सिंध पहुंचा था, तो मुझे 40 दिन लगे थे दिल्ली पहुंचने में, सुल्तान के महल में 40 दिन लगे थे। इसने बताया इब्न बतूता ने कि मुझे 40 दिन लगे थे जब मैं खुद चला था सिंध से दिल्ली के लिए। और मैं एक बात बता दूं आपको, जब ये चला था उसको 40 दिन लगे थे, तो इसने बताया कि मैं खुद जब पहुंचा तो मुझे 40 दिन लगे, लेकिन इनकी डाक व्यवस्था इतनी फास्ट है कि मुझे 40 दिन लगे सिंध से दिल्ली पहुंचने में, और इनके जो डाक व्यवस्था वो 5 दिनों में पहुंच जाती है। जहां मुझे 50 दिन लगे मुल्तान से दिल्ली पहुंचने में, इनकी जो डाक व्यवस्था है, संदेश है, वो 5 दिन में दिल्ली पहुंच जाते हैं। और इतनी स्पीड थी, देख लो। इसलिए इसको देखकर चौंक गया कि भारत की जो डाक व्यवस्था है वो दुनिया की सबसे अद्भुत व्यवस्थाओं में से एक व्यवस्था है, दुनिया की सबसे अद्भुत व्यवस्था में। ये बोला उसने भारत के बारे में, ठीक है। अब मैंने जिद्दी बता दिया, जिद्दी हट्टी यात्री था। अब उसने भारत के बारे में, डाक व्यवस्था के बारे में क्या बोला, जो उसको पसंद आया वो बता दिया। अब हमें पढ़ना है कि उसने भारत के राज्य के बारे में क्या बोला। अच्छा, अब इब्न बतूता ने यहाँ के शहरों की बातें भी करी है। इब्न बतूता ने बेसिकली यहाँ 2 शहरों की बात करी है। पहला शहर की उसने जिसकी बात करी है वो है दिल्ली शहर की बात करिए। अब पहले हम शहर की बात कर लेते हैं, फिर दिल्ली की बात करेंगे। इब्न बतूता ने बताया कि देखो भी, जो भारत के शहर हैं, जितने भी भारत के में जो शहर हैं, वो बहुत ही अद्भुत विकसित शहर हैं। पहली बात है विकसित शहर। दूसरी बात, इन शहरों में अवसर की कमी नहीं है, पर शर्त यह है कि आपके पास कौशल होना चाहिए। अगर आपके पास कौशल का मतलब इंटेलिजेंसी, अगर आपके पास इंटेलिजेंसी है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आपको यहाँ पर अवसर की कोई कमी नहीं मिलेगी। जो भी अगर चाहता है, अगर उसको अवसर की कमी दिख रही है, तो भारत में आ जाए। उसको इतने अवसर मिलेंगे कि वो इतने अवसरों को मतलब पकड़ ही नहीं पाएगा, इतने अवसर मिलेंगे उसको भारत में, ठीक है। ये बात बोली।
फिर उसने बात करते हुए दिल्ली की बात करी कि दिल्ली जो राज्य यहाँ का सबसे भीड़ भाड़ वाला इलाका है, भीड़ भाड़ वाला, पहली बात उसने बोली। दूसरी बात बोली कि यहाँ पर चकाचौंध ज़्यादा है, यहाँ पर जो बाजार लगता है ना चांदनी चौक में, चांदनी चौक में जो लगती है वो ज़्यादा है, यहाँ पर चकाचौंध ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पर मंदिर भी हैं, मंदिर और मस्जिद भी है यहाँ पर, साथ साथ मस्जिद भी है यहाँ पर। मंदिरों के बाहर भिखारी बैठे होते हैं और मस्जिदों के बाहर कवाली बैठे होते हैं, ये बताया उसने, ये उसने बताया, ठीक है, ये उसने बताया, मंदिरों के बारे में बताया। ये उसने दिल्ली शहर की व्यवस्था करी है और उसने बताया कि यहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, उस समय भी थी, आज भी है। उसने बताया कि यहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और इतनी ज़्यादा जनसंख्या है कि वो दौलताबाद को, महाराष्ट्र में एक शहर है जिसको बोलते हैं दौलताबाद, उसमें भी जनसंख्या ज़्यादा थी। तो इब्न बतूता आगे बताता हुआ है कि दिल्ली दौलताबाद को टक्कर देता है, इतनी ज़्यादा जनसंख्या, चकाचौंध ज़्यादा है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है यहाँ पर। मंदिर और मस्जिद साथ साथ बने हुए हैं यहाँ पर, और मंदिरों के बाहर आपके भिखारी बैठे हुए हैं और सामान बेचने वाले बैठे हुए हैं, मस्जिदों के बाहर कवाली बैठे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। और क्या बोला इसने कि यहाँ पर अवसरों की कमी नहीं है बेटा, अवसरों की कोई कमी नहीं है। शर्त एक है, आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास कौशल होना चाहिए। अगर आपके पास कौशल है, काम करने की क्षमता है, तो आपको इंडिया में आप भूखे नहीं मर सकते, ठीक है। ये हुआ इब्न बतूता का, ठीक है। मैंने बता दिया इब्न बतूता हट्टी जिद्दी यात्री था, ये बता दिया। इब्न बतूता ने भारत को में क्या देखा और उसको क्या पसंद था, फिर उसने भारत के शहरों के बारे में क्या वर्णन किया वो बता दिया। अब जो तीसरा यात्री है उसकी बात हम करने जा रहे हैं, ठीक है। इसकी बुक का नाम बता दिया, रीला है, ठीक है। अब उस तीसरे यात्री की बात करने जा रहे हैं जो कि भारत में आया था। चलो तीसरे की बात करते हैं। तो अब हम बात करने जा रहे हैं फ्रांसवा बर्नियर की, फ्रांसवा बर्नियर की। ये तीसरा यात्री था जो कि हमारे भारत में आया था, और सबसे महत्वपूर्ण यात्री यही है तीनों में से। पहली बात तो ये हमारे भारत में कब आया वो देखो, फ्रांसवा बर्नियर हमारे भारत में 1600 आपके 56 में आया था, 1656 में ये भारत में आया था, और ये 1668 में चला भी गया था। 12 साल तक ये हमारे भारत में रहा था, सिर्फ 12 साल तक। 1656 में आया था और 1668 में चला भी गया था। अच्छा, जिस समय भारत में आया उस समय जो दिल्ली पर शासन कर रहा था उसका नाम था शाहजहां। क्या नाम था उसका? शाहजहां। ये था उस समय जो दिल्ली पर शासन कर रहा था, ठीक है। और इसका जब ये भारत में आया, एंट्री करता है, तो इसने अपनी उपाधियों का वर्णन किया। शाहजहां को अपने बारे में बताया कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो शाहजहां ने इसकी बात सुनी, तो शाहजहां को ने जब इसकी बात सुनी तो उसने बताया कि देखो सर, मैं पहली बात तो मैं एक डॉक्टर हूँ। पहले तो उसने बताया मैं एक डॉक्टर हूँ, ठीक है। दूसरी बात इसने बताया कि मैं एक फिलोसफर हूँ, फिलोसफर मतलब दार्शनिक हूँ, फिलोसफर हूँ, ठीक है। तीसरी बात इसने बताई कि मैं एक साइंटिस्ट भी हूँ और मैं एक पॉलिटिशियन भी हूँ, राजनीतिज्ञ भी हूँ। 4 बातें बताई। जैसे ही शाहजहां को बात पता लगी, शाहजहां इस पर इम्प्रेस हुआ और शाहजहां ने इसको, फ्रांसवा बर्नियर को, अपने बेटे का डॉक्टर नियुक्त कर दिया। उसके बेटे का नाम था दारा शिकोह, जो सबसे बड़ा था शाहजहां का बेटा, दारा शिकोह। उसका इसको डॉक्टर नियुक्त कर दिया। क्या नियुक्त कर दिया? डॉक्टर बना दिया, ठीक है। तो इसको दारा शिकोह का डॉक्टर नियुक्त कर दिया। किसने नियुक्त कर दिया? शाहजहां ने नियुक्त कर दिया, ठीक है। तो जब यहाँ पर ये रहा, इसने बहुत कुछ देखा हमारे भारत के बारे में, बहुत कुछ देखा। अब जो इसने देखा वो बताएंगे हम आपको, ठीक है। पहले इसकी बुक का नाम था द ट्रैवल्स इन मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर, किसने मुगल एम्पायर की क्या करी है? ट्रैवल करी है, ठीक है। ये वो बुक थी। अच्छा, यही बुक पे सारा बखेड़ा खड़ा हुआ है, यही बुक। अच्छा, काम क्या था वो सुनो भाई। इस भाई साहब ने इस बुक में कुछ ऐसा काम कर दिया जिसकी वजह से बुक बहुत बार छपी है, कम से कम 30-35 बार ये बुक छपी है, इतनी बार छपी है। इसका मतलब इसमें कुछ बड़ा ही चीज़ रहा होगा। हाँ, बिल्कुल बड़ी चीज़ थी। क्या करा था इसने? इस भाई साहब ने इस बुक के अंदर भारत को कमतर दिखा दिया, निमंतर का दिखाया, और तुलना करी यूरोप के साथ। भारत की तुलना करी यूरोप के साथ, और भारत को बताया कमतर का, और यूरोप को तो उसने उच्च ही बताया। इस वजह से यूरोप के लोगों को ये बुक काफ़ी पसंद आई, जिस वजह से उन्होंने ये बुक काफ़ी बार छपवाई है, ट्रांसलेट करवाई है। इसी वजह से काफ़ी बार छपी है द ट्रैवल्स इन मुगल एम्पायर, ठीक है। इसी वजह से बुक छपी है। अच्छा, इसने क्या बताया? इसने भारत को निमंतर घोषित कर दिया और यूरोप को उच्च साबित कर दिया इस बुक के अंदर। इस वजह से ये बुक काफ़ी बार छपी है, 35 से 36 बार ये बुक छपी है, ठीक है। ये बुक इसलिए छपी है। अच्छा, अब फ्रांसवा बर्नियर ने जो कुछ भी यहाँ पर देखा, जो कुछ भी उसने यहाँ पर देखा, उसने अपनी बुक में लिखा।
लिखा। और उसने क्या करा, एक वही इब्न बतूता की तरह पहले क्वेश्चन पूछता और वो आंसर किससे करता पता आपको, किस संस्कृति से करता, वो यूरोप की संस्कृति से आंसर करता, जो कि पहले विकसित देश था, पहली विकसित देश था। तो यूरोप की संस्कृति से हमारी तुलना करता और हमें कमतर का बताया और यूरोप के देशों को बहुत ऊंचे बताया कि वही सर्वमान्य है, ये बताया। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसने फ्रांसिस बर्नियर ने क्या बोला। फ्रांसवा बर्नियर ने यहाँ पर जब तुलना करी भारत की यूरोप के साथ, तो उसने बताया कि इन दो देशों में एक ही डिफरेंस है, इन दोनों में एक ही डिफरेंस है। वो डिफरेंस है कि यहाँ पर निजी स्वामित्व नहीं है, निजी भू स्वामित्व नहीं है, मतलब भारत में भू स्वामित्व नहीं है। इसने बोला कि देखो भी भारत में निजी स्वामित्व का मतलब क्या, यहाँ पर किसी के पास अपनी निजी संपत्तियां या निजी जमीन नहीं है। यहाँ पर जो सारी जमीनें हैं ना, वो राजा के कब्जे में, राजा के कब्जे में, ये बात इसने बोली। ठीक है, उसने बताया कि सारी जमीनें राजा के कब्जे में और राजा इन जमीनों को क्या करता है, पट्टे पर देता है, पट्टे मतलब किराए पर देता है, किराए पर देता है। ठीक है, और मजदूरों को किराए पर देता है और मजदूरों से काम करवाता है। ये बात बोली फ्रांसिस बर्नियर ने। जिन मजदूरों को वो जमीनें देता है, वो मजदूर उस जमीन पर उतने अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाते हैं जितनी अच्छी तरीके से उनको करना चाहिए था। ठीक है, तो किराए पर दिया। अब उसने क्या बोला, देखो भाई यहाँ पर जो जमीनें हैं वो सारी किसी कब्जे में, राज्य कब्जे में, जिसकी वजह से वो किराए पर जमीनें देता है। जब किराए पर जमीनें देता है तो यहाँ पर उत्पादन और जो आपकी मेहनत है किसान की जितनी होनी चाहिए वो उतनी नहीं हो पाती, क्योंकि इसको मोटिवेशन नहीं आ रहा अंदर से। क्यों? क्योंकि उसको पता भाई मेरी ज़मीन तो है ही नहीं है, जब मेरी ज़मीन नहीं है तो मैं इस पर उतना काम क्यों करूँ जितना मुझे करना चाहिए, उतनी अच्छी मेहनत मैं क्यों करूँ यहाँ पर, इसीलिए उतनी अच्छी मेहनत नहीं करता इस ज़मीन पर। और जिस वजह से क्या होता है, यहाँ पर उत्पादन कम होता है, उत्पादन कम होता है क्योंकि यहाँ पर जो किसान है वो उदासीन है काम करने के लिए, वो काम ढंग से नहीं करते, वो उतनी मेहनत नहीं करते जितनी लगन से उनको काम करना चाहिए था यहाँ पर। वो ये बात बोलता है फ्रांसिस बर्नियर। और ये बात भी कहता है किसान इसलिए भी यहाँ पर ज़्यादा मेहनत से काम नहीं करते क्योंकि उनको पता है कि उनकी भूमि है ही नहीं है और ना ही ये भूमि उनको मिलनी है, ना ही उनके बाद उनके बच्चों को मिलनी है। इस वजह से हम इन पर क्यों वो काम क्यों करें जो हमें अपने ज़मीनों पर करना चाहिए था। इस वजह से यहाँ पर क्या बोला गया, क्या कि यहाँ पर निजी स्वामित्व की वजह से यहाँ पर उत्पादन कम है, उत्पादन पिछड़ गया है। ये बात बोली इसने, उत्पादन पिछड़ गया है यहाँ पर। ठीक है, उत्पादन पिछड़ गया, ये बात बोली किसके, आपके फ्रांसिस बर्नियर ने हमारे निजी स्वामित्व के लिए। और उसने यहाँ पर एक बात और कही है कि यहाँ पर जो है, जो राज्य के पास जो जमीन है, पहली बात तो ये उसने बोली, लिखी है उसकी ट्रैवल्स इन द बुक में, उसने बोला ये बात उसने बिल्कुल बोल ली है कि भाई देखो मुगल से जो मैंने देखा ना मुगल साम्राज्य में, वो ये देखा कि जो राजा है वो भिखारियों और निर्दयों प्रजाओं का राजा है, निर्दयी प्रजा का राजा है। ठीक है, और उसके पास जितनी भी भूमि है उसको वो यूज कोई नहीं करता, बल्कि उस जमीनों के ऊपर झाड़ियाँ उग गई हैं और दलदल है। ये है। तीसरा उसने ये बोला कि देखो भाई यहाँ के जो शहर है वो बहुत ज़्यादा गंदे हैं, जिनमें से दूर से ही बदबू आती है। ये फ्रांसिस बर्नियर ने अपनी बुक्स में लिखा है। ठीक है, ये बात बताई उसने निजी स्वामित्व के बारे में। क्लियर रहा आपको? कोई दिक्कत नहीं है। ये बात उसने अपने निजी स्वामित्व के लिए, हमारे देश के लिए बोली है कि यहाँ पर इसलिए उत्पादन पिछड़ गया क्योंकि यहाँ पर निजी स्वामित्व नहीं है, क्योंकि किसानों को अंदर से मोटिवेशन, उनको वो साहस नहीं मिलता जो कि उनको अपनी ज़मीनों पर मिलेगा। वो सिर्फ किसकी वजह से, राजा की वजह से, क्योंकि राजा सारी ज़मीन अपने पास रखता है। ये बात बोली। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, इसने यहाँ के शहरों के बारे में बोला। शहरों के बारे में इसने कम ही बोला, ज़्यादा कुछ नहीं बोला। शहरों के बारे में इसने कम ही बोला और यहाँ से आपको कोई क्वेश्चन आने वाला भी नहीं है। हाँ, आपको आएगा इब्न बतूता के बारे में, इब्न बतूता ने शहरों का क्या वर्णन किया। यहाँ से क्वेश्चन है, देखो भाई यहाँ पर शहरों के वर्णन करते इसने बोला है कि यहाँ पर जो शहर है, यहाँ पर जो शहर है वो बेसिकली एक शिविर है, शिविर शहर है। शिविर मतलब जो टेंटों में रहते हैं, शिविर शहर है। और ये सारे के सारे शिविर शहर हैं जो किस पर निर्भर हैं, वो सारे राजा पर निर्भर है। अगर राजा है तब तक ये रहेंगे, अगर राजा नहीं है तो ये खत्म हो जाएंगे। ये बात उसने यहाँ पर बोली। और इन शिविर टेंटों में, इन शहरों के अंदर पता क्या होता है, सेठ भी है, ठीक है, और महाजन भी है, व्यापारी भी है। ये बात बोली इसने। और जो व्यापारी हैं ये जितना भी अपना सामान बेचते हैं, ये बाहर से उस सामान के बदले सोना और चांदी लेते हैं। और हम लेते भी सोना चांदी थे उस समय, जो भी हम बाहर चीज़ें बेचते थे, हम उस पैसे के रूप में सोना और चांदी हमारे भारत में लेकर आते थे। ये उसने बोला है कि यहाँ पर सेठ भी है, महाजन भी और व्यापारी भी है। वो व्यापारी जो कि अपना सामान बाहर बेचते हैं और पैसे के रूप में सोना और चांदी अपने देश में लेकर आते हैं, हमारे देश में मतलब भारत में लेकर आते हैं। ये बात बोली। ठीक है, ये उसने शहरों के बारे में बोला। जो लास्ट पॉइंट रहता है उसका वो है, वो देख लेते हैं। ठीक है,
जो नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट बचता है वो ये है कि ये फ्रांसो बर्ने ने दास के बारे में और महिलाओं के बारे में क्या वर्णन किया, ठीक है। वो तुम्हें क्वेश्चन आएगा, सीबीएसई पूछता है, 5 नंबर में पूछता है या 4-5 नंबर में पूछेगा, बोलेगा कि बताओ फ्रांसो बर्ने ने दास और महिलाओं की स्थिति के बारे में क्या वर्णन किया। तो मैं बताता हूँ, देखो भाई, फ्रांसो बर्ने ने दासों के बारे में बताया कि यहाँ पर दास सरेआम बिकते थे, सरेआम यहाँ पर बाजारों में दास बिकते थे, ठीक है, बिकते थे, ठीक है, और बेचे जाते थे। हर घर में एक दास मिलता था, हर घर में एक दास होता था, 1 या 2 दास होते ही होते थे। इन दासों से घर का सारा काम करवाया जाता था, घर का सारा काम करवाया जाता था, कि जो जो काम महिलाओं का होता वो उस समय दासों से कराया जाता था, ठीक है। दूसरा, इनसे पालकियाँ और डोलियाँ भी उठवाई जाती थी, ये सब कुछ कराया जाता था, पालकियाँ और डोलियाँ भी उठाई जाती थी, ठीक है। घर का जितना भी काम हो सकता सब ये करते थे, सारा का सारा, और इनसे मतलब जो भी हो सकता सारा काम इनसे कराया जाता था। ये बताया दासों के बारे में। और सरेआम मतलब उस समय दास प्रथा थी, दास प्रथा यहाँ पर थी, इसने वर्णन किया आपके फ्रांसो बर्ने ने। और फ्रांसो बर्ने ने इसका वर्णन किया है, ठीक है। तो आपकी बुक में एक उदाहरण दिया है दास प्रथा को लेकर, तो आपकी बुक ने ये बताया, ये फ्रांसो बर्ने ने बताया, आपकी बुक ने ये बताया कि दास प्रथा को वो आप कंफर्म करने के लिए कि दास प्रथा थी यहाँ पर, कंफर्म करने के लिए आपकी बुक में एक उदाहरण दिया। उदाहरण ये दिया कि जब यहाँ पर इब्न बतूता आया था, वो भी 4 दास खरीद कर लाया था मोहम्मद बिन तुगलक के लिए दिल्ली में, उसको जाकर उसने 4 दास दिए थे गिफ्ट में। तो वो बुक भी आपकी यही कहती है कि यहाँ पर दास प्रथा थी भाई, और सारा काम पुरुषों से कराया जाता था, महिलाओं की स्थिति यहाँ पर बताता हूँ मैं भी, क्या थी, पुरुषों से सारा काम कराया जाता था। सरेआम दास बिकते थे बाजारों में, घर का सारा काम दास से कराया जाता था, हर घर में एक दास मिलता था, पालकियाँ डोले उठाने का काम था, छोटे मोटे सारे काम इनसे कराए जाते थे, दासों से, ठीक है, क्लियर है। और सबसे बड़ी बात है, ये बहुत कम पैसों में बिकते थे, बहुत ही कम पैसों में, महिलाएं इनसे ज़्यादा पैसों में बिकती थी, महिलाएं भी बेची जाती ना उस समय, दास और दासियाँ बेची जाती थी, तो महिलाओं की बोली अच्छी ज़्यादा स्तर पर लगती थी, इनकी कम बोली लगती थी, काफ़ी कम, ठीक है। अब महिलाओं की बात करते हैं। तो फ्रांसो बर्ने ने महिलाओं की बात करते हुए बताया कि यहाँ पर महिलाएं जो थी 2 काम में आती थी, पहले नृत्य के, फिर गायन के काम में आती थी, और दूसरा काम जो राजा सबसे अच्छा काम कराता था इनसे, वो था जासूसी। अपने अमीर लोगों की, अपने अभिजात लोगों की जासूसी करवाने के लिए राजा महिलाओं को यूज़ करता था, उनके द्वारा जासूसी करवाता था। वो देखना चाहता था कि कोई अभिजात या कोई अमीर व्यक्ति मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहा, अगर रच रहा होगा तो ये महिला आकर उनको बता देती थी, राजा को जाके बता देती थी कि आपके खिलाफ वो ऐसा ऐसा आदमी है, महाजन है, वो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। तो ये था, ये काम कराया जाता था ये महिलाओं से, ठीक है। और इनकी मांग ज़्यादा थी, काफ़ी महंगे बिकते थे, मांग ज़्यादा थी और काफ़ी महंगे बिकते थे, ठीक है, क्लियर हो आपको। अब यहाँ पर एक बात होती है सती प्रथा, महिलाओं की सती प्रथा के बारे में इसने बखान किया है। फ्रांसो बर्ने ने महिलाओं की सती प्रथा का बहुत कड़ा विरोध किया। उसने बोला कि भारत की जो सती प्रथा बहुत बेकार प्रथा है, इसके अंदर ये होता है कि जब आपकी छोटी उम्र में शादी कर दी जाती है, जब छोटी उम्र में आपकी शादी हो जाती है, तो जिस पुरुष से आपकी शादी होती है, अगर बाई चांस उसकी डेथ हो जाती है कुछ समय के अंदर, तो जब उसको जलाया जाएगा, उसकी चिता पर रखा जाएगा, तो उसकी चिता पर आपको भी बिठा दिया जाएगा, उसके साथ साथ आपको भी जला दिया जाएगा, इसको बोलते हैं सती। तो फ्रांसो बर्ने जब एक लाहौर से गुजर रहा था, पाकिस्तान के लाहौर राज्य से जब गुजर रहा था, तो उसने देखा कि कैसे एक 12-13 साल की लड़की को चिता पर बिठाया जा रहा था और वो कैसे बिलख रही थी, ठीक है। तो सती प्रथा की बहुत कठोर प्रथा है, जो कि बहुत बड़े कठोरता से अपनाई जाती थी। यहाँ पर महिलाओं के साथ बहुत गलत व्यवहार होता था। कुछ महिलाओं तो इस सती प्रथा की वजह से खुद ही आत्महत्या कर लेती थी, कोई पंखे पे लटक गई, कोई कुएं में कूद गई, किसी ने नस काट ली, ये सब होता था। तो वो जाति प्रथा तो सती प्रथा का बहुत कड़ा विरोध करता है, और सती प्रथा को देखकर बहुत ज़्यादा घृणित महसूस करता है और बहुत दया भी दिखाता है इन महिलाओं के ऊपर, ठीक है। होपफुली आपको पूरा चैप्टर क्लियर होगा फ्रांसो बर्ने, इब्न बतूता और अल बुरनी के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, पसंद है तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद।